प्रिय मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह कोदो, कुटकी और रागी से है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के नथिया गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है। तो उस विषय को समझने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम कोदो, कुटकी और रागी को समझना पड़ेगा, क्योंकि मिलेट यही है। उसके बाद हम लोगों को छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को समझना होगा। तब हम लोगों को कांकेर के नथिया गांव में स्थापित देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग को पूरी तरीके से समझने में सहायता होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोदो, कुटकी, रागी को समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को जानेंगे और संभव हो सकेगा अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं चलती है तो मैं नथिया गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं रागी है, फिंगर मिलेट है। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं विषय क्या है? पांडुरंगा सर्वप्रथम तो यही पूछता है कि विषय क्या है। विषय क्या है? कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सबको मिला के मिलेट कहा जाता है साथियों। इन सबको मिलाकर मिलेट कहा जाता है। ज्वार को सरगुम कहा जाता है, बाजरा को पर्ल मिलेट कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रागी को फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है। तो इन सारे समूहों को, ये घास के एक समूह है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनको मिलेट कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है। तो मोटा अनाज क्या है ये बड़ी ही आसानी से आप जान सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मिलेट का मतलब कोई एक फसल नहीं है। यह कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा का मिश्रित रूप है। आगे बढ़ते हैं और ये देख रहे हैं सबसे पहले ये आपको तस्वीर में कोदो दिखाई दे रहा होगा। मैं 3 फसलों के तस्वीर आपको दिखाऊंगा और उनके वैज्ञानिक नाम भी। और यह निर्णय मैंने क्यों लिया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का ही उत्पादन किया जाता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह कोदो है। कोदो का वैज्ञानिक नाम है पैस्पलम स्कॉर्बिकुलेटम। इसका कोदो का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे, पैस्पलम स्कॉर्बिकुलेटम। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह कुटकी है और कुटकी का वैज्ञानिक नाम है पेंसियम एंटीडोटले। पैस्पलम स्कॉर्बिकुलेटम कोदो का और एंटीडोटले कौन है? तो कुटकी जी हैं। आगे बढ़ते हैं और ये आप देख रहे हैं रागी, जिसको फिंगर मिलेट कहते हैं, एलियूसिव कोराकोना। तो कोराकोना कौन हो गया? रागी। कोराकोना रागी। स्कॉर्बिकुलेटम कौन है? कोदो है। और एंटीडोटले कौन है? कुटकी है। ध्यान में रखेंगे वैज्ञानिक नाम को। कठिन से कठिन प्रश्न बनाने का जब प्रयास करेगा लोक सेवा आयोग तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। और तीनों के तस्वीर में अंतर ध्यान में रखेंगे, तस्वीर को भी बड़े ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। मिलेट क्या है आइए जानते हैं। यह छोटे बीजों वाले घासों का एक समूह है जो अनाज और चारे के रूप में शुष्क भूमि में उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जिस पूरे वाक्य में कुछ चीजें समझने को है, अगर उसको हम लोग समझ लेते हैं तो इसको बड़े आसानी से हम लोग आत्मसात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये घास होते हैं, घासों का एक समूह है और इससे हम लोगों को अनाज और चारा मिलता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो घासों का समूह है और इससे हम लोगों को अनाज और चारा मिलता है।
तो एक पंथ दो काज है, आम के आम गुठलियों के भी दाम है यहाँ पर। तो अनाज और चारा मिलता है। और ये कहाँ कहाँ उग सकता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के बीच में, उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि 30 डिग्री के आसपास, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में यह उगाया जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। और यह इसके लिए ज्यादा उपजाऊ भूमि भी नहीं चाहिए होता, आसानी से उग जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे परिभाषा आप लोग मिलेट का। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कितना तापमान चाहिए? यह उष्ण जलवायु प्रिय फसल है, गर्मी पसंद करता है, ये ठंडी के बजाय गर्मी में फैलने का शौक है, इसीलिए। तो जो 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसके लिए उचित विकास चाहिए। अगर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रहता है तो कोदो ठीक ठाक विकास कर लेता है, यानी कि इसको जून जुलाई में ही बोना पड़ेगा। आगे देख रहे हैं वर्षा। वर्षा कितना? तो 50 से 90 सेंटीमीटर। धान को लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए, 140 तक चाहिए होती है, लेकिन ये 50 और 90 सेंटीमीटर में ही काम हो जाएगा। इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे, वर्षा को विशेष रूप से, क्योंकि पूरे विश्व में जल की समस्या चल रही है। और अगर कोई कम वर्षा वाली फसल है जो विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से अर्थात पोषक तत्वों से भरपूर है, तो वह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सतत फसल होगा। इसको जरूर तथ्य में रखेंगे। मृदा क्या है? मिलेट मृदा के प्रति बृहत अनुकूलता प्रदर्शित करता है, कम उपजाऊ भूमि में भी कारगर है। इसके लिए कोई विशेष प्रकार की भूमि नहीं चाहिए। जो थोड़ी सी बंजर भूमि है वहां भी यह आपको पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्रदान करता है। तो ये मिलेट की विशेषता आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। एक तो यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, साथ में इसको कम जल की आवश्यकता होती है। धान के फसल की अवधि से इसकी अवधि कम होती है। इसको उपजाऊ भूमि की भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को जानते हैं। सबसे प्राचीन खाद्य पदार्थों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेट की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ज्वार और बाजरा जैसे फसल उगाए जाते थे। तो यह मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है, मानव विकास का जड़ है। लेकिन इसमें कुछ समस्या है इस कोदो कुटकी रागी को लेकर। हमारा जो वैज्ञानिक समुदाय है इस पर हमेशा उपेक्षा ही करता रहा, और परिणाम यह हुआ है कि इसके उतने विकसित बीज नहीं हो पाए हैं। मेरे जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों के सानिध्य से मुझे जो बात हासिल यह हुई है कि पुराने समय में 8 एकड़ की खेती में जब कोदो कुटकी रागी की बुआई की जाती थी तो उनको खुद के खाने के लिए अनाज उत्पादित नहीं हो पाता था। लेकिन जब से उन्होंने धान का फसल लेना शुरू किया है, जब से उन्होंने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया है, न सिर्फ वो अपना पेट भर पाते हैं बल्कि उसको बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं। तो साथियों, यह हमें कोदो कुटकी में भी करना पड़ेगा, तभी इसका प्रसार हो सकता है, तभी धान प्रतिस्थापित हो सकता है। जो धान है वह जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, जल की समस्या उत्पन्न करता है, मार्केट को विकृत करता है। तो सरकार चाहती है कि फसल विविधीकरण आए, धान का फसल प्रतिस्थापित हो दलहन से, तिलहन से, कोदो कुटकी रागी से। तो ये ध्यान में रखेंगे। खाद्य पदार्थ के साथ चारा की भी आपूर्ति होती है। तो बताया आम के आम गुठलियों के दाम, जल की कम आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल बात कर चुके हैं, ऊर्जा एवं पोषक तत्वों से भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, फाइबर सब इसमें मिल जाते हैं, बहुत ही उपयोगी है। कम अवधि की फसल, जो जिम वाले होते हैं, ओट्स खाना है, तो ओट्स क्या है? यही मोटे अनाज है। शिशु खाद्य है, जो इन्फेंट होते हैं, शिशु को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की भी मात्रा अत्यंत उच्च स्तर पर है। तो ऐसे में शिशु भोजन के लिए इस मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है। तो इससे कुपोषण की समस्या भी एड्रेस हो सकेगी। प्रातःकालीन भोजन में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रेकफास्ट में हमको सर्वाधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उस दौरान भी जो सेरल्स होते हैं, तो कई प्रकार के मोटे अनाज से उत्पन्न जो खाद्य पदार्थ
होते हैं उनका प्रयोग नाश्ते के रूप में प्रातःकालीन किया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब है, तो 2023 को। तो 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इस कोदो कुटकी रागी की खरीदी शुरू की है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत। आगे देखेंगे उद्देश्य क्या है, तो मिलेट के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जन जागरूकता के लिए ये जो घोषित किया गया है वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर, इसका उद्देश्य क्या है, तो मिलेट के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जन जागरूकता फैलाना। जलवायु परिवर्तन के दौर में मिलेट को कृषि की सतत विकल्प है, सतत कृषि का विकल्प है। मिलेट की कृषि सतत कृषि का विकल्प है। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। और आपको यह जानकर सुखद अनुभव होगा कि यह जो घोषणा हुई है वर्ष 2023 को लेकर, यह भारत के प्रयासों से हुई है। कर्नाटक के एक कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, उन्होंने जाकर काफी प्रयास किया है इसके लिए, क्योंकि कर्नाटक में प्रायद्वीपीय भारत के अनेक क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती परंपरा से की जाती रही है। जनजातीय आबादी आज भी इन मोटे अनाजों पर ही अपनी आजीविका को पूरा करती है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।